हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ यानी कि गणित के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं और जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको मैथ कठिन लग रहा है तो आज की इस वीडियो को देखो, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय देखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक p है, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जैसे एक है धनात्मक पूर्णांक p और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां ऑप्शन नंबर p फर्स्ट है, v वाला ऑप्शन है p+1, c है 2p एंड d है 2p+1। तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये आप लोगों का 2p+1 होगा। क्या होगा? 2p+1, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब इसको देखो, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? निम्न में से इन चारों में से कौन है जो एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ऑप्शन नंबर ए है यहां 14,35, ऑप्शन नंबर बी है 31,93, ऑप्शन नंबर सी है 18,25, ऑप्शन नंबर डी है 32,62। तो देखो इन चारों में आप HCF निकाल लेना, जिनका HCF एक आए दोनों का, तो वो हमारा हो जाएगा सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। आप लोग 18 और 25 का निकाल लेना, इनका HCF एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को मैं बता दिया। तो ये हमारा हो गया एक सह अभाज्य संख्या। इतना तो जानते ही हो, क्लास 10 में पहुंच चुके हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि शून्यंतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जैसे एक शून्यंतर परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है, क्या गुणनफल होता है? ऑप्शन नंबर ए है सदैव परिमेय संख्या, बी है सदैव अपरिमेय संख्या, सी है परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों, एंड डी है एक। तो देखो ध्यान से समझना कि इसका जो होगा, जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा कराओगे, मान लो आपका एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, उसका गुणा कराओगे तो हमेशा अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, सदैव अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देख लो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, ठीक है। एंड चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखो अभी तो आसान आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पाई जो है, पाई वो क्या है, ठीक है। पाई जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या या घाइन में से कोई नहीं। देखो जो आपका पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उसकी वैल्यू जो है क्या होता है 22/7, वो एक परिमेय होता है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू पूछी जाए तो वो परिमेय होगा, लेकिन जो पाई खुद है ना वो एक अपरिमेय है। ये ध्यान रखना, इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अभी मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे खुद से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी तल में दी गई रेखाओं, जो दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? मतलब दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं, इनमें से कौन सा संभव नहीं है? देखो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, तो ऐसे आप करोगे, दो रेखाएं तो एक बिंदु पर प्रच्छेद कर देंगी, तो यह संभव है। दो रेखाएं समांतर होंगी तो भैया समांतर तो हो ही जाएंगी एक दूसरे के, ये भी आपका संभव है। दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ये भी संपाती हो ही जाएंगी। दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी या समांतर होंगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, ठीक है। ये असंभव है, ये आपका असंभव है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझकर लिखो, ठीक है, सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम में कहते हैं ना कि 15 मिनट पर छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए ध्यान से, कि हर एक क्वेश्चन का निचोड़ सॉल्यूशन पता चल जाए, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉपी पाते हैं बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मत करो, पढ़ लेना थोड़ा सा वहां। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और x - 2y = 3, यहां आपका, ठीक है, एक आप काट दो, मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि दो बार इसी चीज को लिख दिया गया है, ये ठीक है। और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीयक हल होता है। ऑप्शन नंबर ए है k = -6, बी है k = 0, सी है k ≠ 0 एंड डी है k ≠ -6। तो अब यहां आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, मैं
पेन ले लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, देखो जहां देखो मैं आपको बताता हूं x का गुणांक कितना है, यानी कि a1 कितना है 1 है ना। देखो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, ज्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहां आपका यहां x क्या है, a2 क्या है 3 है, इक्वल टू b1 क्या है 2 है, b1 क्या है 2 है नहीं -2 है, क्या है -2 है, एंड v2 क्या है यहां प्लस k है तो k है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां क्रॉस कराओगे तो यहां k इक्वल टू नहीं, ये आपका नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये अद्वितीय कह रहा है तो वैसे ही नॉट इक्वल टू है, एक दूसरे के नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये k इज नॉट इक्वल टू कर देना। ठीक है, -6, देखो कितना आसान से मैंने बता दिया, -6 k इज नॉट इक्वल टू -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो यहां हमारा k इज नॉट इक्वल टू -6 वाले पे टिक लगा दो। क्या इसमें आसान लगा ना, बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताता हूं कि स्टूडेंट को पूरा समझ में आ जाए ओनली 2 सेकंड में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट लगाओगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट और आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बहुत छोटा सा बता देता हूं। देखो दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उसका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहां क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर 1 है 13,6, बी है 14,5, सी है आपका 12,5 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूं बहुत ज्यादा शॉर्टकट में। देखो दो संख्याएं हैं, उनका योगफल हमारा 19 है, तो यानी कि दो संख्या एक्स वाई मान लो, इसका योगफल 19 है और इनका अंतर यानी कि x - y इक्वल टू 7 है। बस हो गया, इसको आप जोड़ लो, इसको काट दो, यहाँ 2x इक्वल टू ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका 19 और 7 जुड़ेगा 26 हो जाएगा, और x इक्वल टू हमारा यहां से ये कट जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 13। x की वैल्यू 13 मिल गई, और y की वैल्यू x की वैल्यू यहां रख दो, एक समीकरण में मान लो ये एक समीकरण है, तो यहां x की वैल्यू 13 रख दो प्लस y इक्वल टू 19। देखो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा समय मत लेना वरना आपका ही टाइम वेस्ट होगा। 13 और y इक्वल टू हमारा यहां से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 13,6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13,6। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये 13,6 सही है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें आप लोगों से क्या पूछ रहा है ये आप लोग देखो। ठीक है, देखो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एक बात समझो, यहां हमारा क्या है x² - 3 और √x + 2। यहां जब आपका अचर पद, ये चर पद रूट में है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और यहाँ x², देखो यहाँ x² है और प्लस 1/x² बराबर 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका x की घात 4 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ x प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x², लेकिन x² से x² कट जाएगा, अब ये बचा, तो यहाँ 2x², इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5x इक्वल टू ये है आपका x² - 1। ठीक है, x² - 1, सॉरी ये x² नहीं, बाहर आपका ये स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका हो जाएगा a² यानी कि x²। ठीक है, एंड आपका प्लस v² और -2 एंड a हमारा x है और v हमारा क्या है, कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, तो माइनस, और यहां हमारा ये वाला माइनस है ना, तो ये आपका माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां से आपका x², 2x² में से घट जाएगा 1x², यहाँ -5x है, ये इधर चला आएगा। ठीक है, प्लस 2x हो जाएगा बराबर 1, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -3x बराबर 1। तो ये हमारा 2x की घात 2 है, तो इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, सही है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ज्यादा आसान लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझोगे तब। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। अगर इसके मूल समान हो तो इसका k का मान क्या होगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। तो चलो हम लोग देखते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें आपका जो मतलब विविक्तर का सूत्र है आपका, हाँ ठीक है, वो लगा दो। जैसे आपका यहां सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a क्या है, v क्या है। ठीक है, तो a इक्वल टू हमारा 3 है, v इक्वल टू हमारा -6 है एंड c इक्वल टू हमारा k है। ठीक है, फार्मूला आपका होता है d इक्वल टू v² - 4ac, d इक्वल टू v² - 4ac। ठीक है,
एंड यहाँ d इक्वल टू वी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू A3 इंटू CK, ठीक है। एंड यहाँ हमारा हो जाएगा, ये आपका 0 है, इसको हटाओ क्योंकि ये आपका विविक्तर शून्य है, ठीक है। तो बराबर ये हमारा 36 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 36, और ये आपका मतलब गुणा होगा ना, ये गुणा कर लो, k है ना, k का मान हमें याद करना है। इधर आप लोग ये बराबर हटा दो, इधर बराबर शून्य लगाओ क्योंकि ये आपका हमें शून्य दिया हुआ है d, ठीक है। तो ये आपका शून्य दिया हुआ है, तो अब आपका यहां से आपका ये 36 प्लस में हो जाएगा, ये 12 के हो जाएगा और बराबर 0, ये आपका -12 के है और इक्वल टू ये आपका -36 इधर जाएगा, के इक्वल टू -36 और बटे में -12 इक्वल टू ये कट के 3 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया, 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, x² बटे 4 इक्वल टू 9 का हल है। इसका हल बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले आपका ऑप्शन ए है +-6, बी है +-3, सी है +-2 एंड डी है हमारा केवल 6। तो आप लोग देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x² बटे में 4 इक्वल टू 9, ठीक है। देखो इसको क्रॉस करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई x² इक्वल टू 36 और x इक्वल टू आप रूट कर लो 36 का, तो यहां आपका x बराबर +-6 हो जाएगा, बस +-6। तो यहां हमारा हो जाएगा +-6, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, ठीक है, तो कहलाता है सर्वांगसम आकृतियां, V हमारा है समान आकृतियां एंड C है समरूप आकृतियां या D है सममित आकृतियां। तो यहां कह रहा है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब वो आकार में समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप भिन्न हो, मतलब दिखने में समान हो लेकिन उनका माप जो है मान लो 10 सेंटीमीटर का है, वो 5 ही सेंटीमीटर का है, माप आप समान है, ठीक है। तो वो कहलाता है, तो वो हमारा समरूप मतलब रूप समान रूप होगा लेकिन माप का कोई दिक्कत नहीं है, तो समरूप आकृतियां कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपका 2:3 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाना। देखो आपका जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 2:3, ऑप्शन नंबर बी है 3:2, ऑप्शन नंबर सी है 4:9, ऑप्शन नंबर डी है 9:4। देखो बहुत ज्यादा आसान है, इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आपका ये है तो ये 2/3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, मतलब इसको अनुपात को बटे में कहा जाता है, ठीक है, यानी कि आपका अंश बटे हर। तो यहां आपका ये हो जाएगा 4/9, आपने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने का मतलब आपने क्षेत्रफल यानी कि वर्ग कर लिया, तो यहाँ 4:9 आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या है, आसान है, 4:9। उल्टा मत कर देना, तो 9:4 पर टिक लगा दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4:9 हमारा सही आंसर है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। तो कोण V है, ये आपका त्रिभुज का है, ठीक है। देखो इसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन लगा लेना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपका ये त्रिभुज है और त्रिभुज आपका, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। जो आपका त्रिभुज ABC है ना, जो आपका ABC त्रिभुज है, ये इस टाइप से बनेगा। जैसे आपका A हो गया और V हो गया और C, A V एंड C, ठीक है। अब देखो जैसे यहां मैंने मान रख दिया A ये हमारा हो गया, V ये हमारा हो गया, C ये हमारा हो गया, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें जो V की वैल्यू, देखो ये आपका कर्ण है, AC आपका कर्ण है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। तो V की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। वैसे भी आप बता सकते हो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगा। अगर सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग वैसे भी आप याद रखना कि इसकी वैल्यू जो होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है, बस। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप 90 डिग्री लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 14 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं,
ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना वो आसान लगे। कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप समझो, जो आपका हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाणों का जो अनुपात होता है सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है ये हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के परिमाप दिए हुए, ठीक है। तो एक दो त्रिभुज ना, तो एक त्रिभुज का परिमाप बटे में आपका दूसरे त्रिभुज का परिमाप, इक्वल टू एक त्रिभुज की भुजा लिख लेना, और यहां दूसरे त्रिभुज की भुजा दूसरे का लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहां हमारा मतलब दिया हुआ है ना 40 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है ये, तो हमें क्या ज्ञात करना, इनका क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, और हमें क्या दिया हुआ है कि इसका क्रमशः हमारा परिमाप दिया हुआ है ना। तो चलो हम लोग भुजा ज्ञात कर लेते हैं। भुजा ज्ञात कर लो, तो सबसे पहले भुजा ज्ञात करोगे तो यहाँ पर 40 है, बटे में 60 है, इसको आप कट करोगे तो यहाँ 2/3 हमें क्या मिल जाएगा, ये भुजा मिल जाएगा। ये हमारा 2/3 क्या मिल गया, भुजा। ये एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप भुजा का स्क्वायर कर लो, यानी कि 2/3 का स्क्वायर कर लो, बराबर आपका 4/9 हो जाएगा, और यही 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा है, 4/9। पहले इससे जो परिमाप है इससे भुजा निकालो, भुजा का स्क्वायर कर लो, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगला, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है इसको आप लोग समझिए, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला का मतलब है जैसे आपकी दूरी ज्ञात करना है तो d इक्वल टू आपका क्या होता है पता है, निर्देशांक ज्यामिति का है, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लो, बस हो गया। तो यहां से आप x1 क्या है, y2 क्या है, x1 देखो, x1 हमारा ये है, x1 आगे वाला यानी कि 5 है, और x2 हमारा ये है, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा स्क्वायर। y1 हमारा 0 है, और y2 भी हमारा आमतौर पर 0 ही है, ठीक है। तो वो 0 0 ही 0 रहेंगे, और यहाँ हमारा दोनों जुड़ जाएगा 17 का स्क्वायर, और इसका जब रूट हटाओगे तो वर्ग घट जाएगा 17 इकाई। देखो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 17 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसमें दिया हुआ है x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं a जो है वो 2,5 और v जो है -2,9 से समदूरस्थ है, तो आप लोगों का निर्देशांक होगा। इसको आप लोगों का इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आप लोग कैसे ज्ञात करोगे ये आप लोग समझो। देखो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए है -7,0, v है 0,7, सी है 0,-7, डी है हमारा 7,0, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले जो हमारा मतलब x अक्ष पर मान लिया जाए, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो p में मान लेता हूं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा x,0 होता है, ठीक है, x,0। और हमें एक और निर्देशांक दिया हुआ है a इक्वल टू 2,5, और एक हमें v वाला निर्देशांक दिया हुआ है, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2,9। ये एक दूसरे से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जो p है, p एंड a है, ये बराबर है pv के, मतलब अगर ये p और a जो है ना ये बराबर है pv के, ठीक है, ये होता है समदूरस्थ। तो p एंड a इक्वल टू आपका p एंड v, P एंड V, बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, बीच की दूरी हमें निकालना है। इन दोनों को इक्वल करके, मतलब दोनों को इक्वल कर लो और बीच की दूरी निकाल लो, फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझो,
या हम लोग x1, इसमें हमारा x1 क्या है, x है, और हमारा x2 क्या है, इन दोनों में 2 है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस हमारा y1 क्या है, 0 है, और y2 क्या है, 5 है। नहीं, ये आपका माइनस में है क्या, ये आपका -5 है, सॉरी, देख लो। हाँ, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, ये -5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा -2 है, तो ये -5 और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर पीवी भी देख लो। पीवी में क्या है, पी में आपका x ये है, x1, और यहाँ आपका v में ये है, ठीक है, मतलब x2 है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस बीच में लगाओ। y1 हमारा क्या है, y1 0 ही है, एंड y2 हमारा माइनस मतलब +9 है, लेकिन बीच में आपका वो रहेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका आप लोग जैसे ही सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा -7। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इसको आप लोग ब्रैकेट खोल के आप सॉल्व कर लो, दोनों पक्षों का रूट हटा लो, फिर आप सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों पक्षों का रूट। तो यहाँ हमारा -7 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपको -7 मिला। अब हमें p बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मैंने इसको निर्देशांक को माना है x, तो x हो गया मतलब -7, और एक मेरा 0 है, -7,0 आंसर आ जाएगा। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, -7,0 हमारा सही है, ठीक है। देखो, बहुत ज्यादा आसान तरीके से बता रहा हूं कि आप लोगों का ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सको ज्यादा टाइम कम समय में, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। लिखा हुआ बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है -2,3, बी है -2,5, सी है -2,8 एंड डी है हमारा 0,2, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो, इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखना मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। सूत्र है x1 + x2 बटे में 2 तथा y1 + y2 बटे में 2। अगर आपके पास यहां और होता ना, मान लो और होता, तो x1 + x2 + x3 कर देते, बटे में 3 कर देते। जितना ऊपर रहेगा उतने से भाग, मतलब यहाँ तो x1 x2 है तो 2 से भाग देना है, ठीक है, ऐसे याद करना। तो x1 का मान रख दो, x1 का मान हमारा क्या है, -2 है, और x2 का भी मान -2 ही है, बटे में 2, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये हमारा -4/2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू मुझे -2 मिल गई। तथा अगर y की वैल्यू देखा जाए तो y1 हमारा कितना है, 6 है, एंड प्लस आपका 10 है, बटे में 2, इक्वल टू 16 बटे में 2, इक्वल टू 8, यानी कि आपका 2 नहीं, ये आपका -2/8, -2,8 हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो चलो अगला, k का मान निम्न में से है यदि आपका बिंदु a बराबर a जो है ब्रैकेट में 2,3 एंड v है 4,k एंड c है आपका 6,-3 समदेखी हैं। तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये आपका संरेखीय है। संरेखीय का मतलब कि आपका यहाँ k की वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, 0। तो यहाँ आपका ये एक संरेखीय है और k की वैल्यू 0 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं आप लोगों को फार्मूला भी बता देता हूं कि आप लोग इसी पर रख लेना, ठीक है। फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला सभी को पता है, 1/2 मान रख लेना, आ जाएगा, ठीक है। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बस इसी पर आप रख लेना, सारा वैल्यू आ जाएगा, आंसर 0 आएगा, 0, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, लिखा हुआ है कि 19 नंबर, साइन 49 डिग्री बटे कॉस 41 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री बटे में आपका साइन 73 डिग्री बराबर है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आप लोग कैसे लगाओगे इसको, देखो, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 1 ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है साइन 49 डिग्री बटे में कॉस 41 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 17 डिग्री और बटे में साइन 73 डिग्री, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां अगर हम साइन को लिखें तो साइन जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन अगर 90 में से हम कितना घटाएं कि 49 हो जाए, तो 41 घटाओगे तो 49 हो जाएगा, बटे में कॉस 41 डिग्री। ये आपका कॉस है 90 माइनस थीटा में तोड़ना है, तो ये 17 कितना घटाना है 90 में से कि 17 हो जाए, तो 73 घटा लो 17 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ हमारा 41 है, 41 डिग्री बटे में कॉस 41 डिग्री माइनस यहाँ हमारा जो है ना, नहीं इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी, ठीक है 0 आएगा, ये ध्यान रखना। यह हमारा कॉस है, कॉस तो कॉस साइन में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, बटे में साइन 73। वैसे एक कब आता है जब एक ही रहता है, यहाँ बीच में माइनस नहीं होता, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा और एक में से एक घट जाएगा, इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है 0। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 20, 2 tan 30 डिग्री बराबर है 1 अपॉन, देखो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसको अब आप लोग सॉल्व कर लो किसके बराबर है। देखो यहां मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले यहां क्वेश्चन लिख लो 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहां वैल्यू रख दो सारा का, 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू दी है 1 अपॉन √3 बटे में 1 प्लस 1 अपॉन √3, 30 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका बराबर ये 2 बटे √3 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 यानी कि 3 हो जाएगा। देखो 1 प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा, ये आपका 2 बटे √3 हो जाएगा, बटे में देखो ये आपका 3 1 होगा, मतलब 3 बन जा 3 एंड 1 4 बटे 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 बटे √3 इंटू 3 बटे 4, 2 एकम 2 2 2 4 और यहाँ √3 बटे 2, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, तो यहाँ साइन 60 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 समझो, लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है, ये आप लोग समझो। a बराबर हमारा क्या होगा, देखो a बराबर हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है 0 डिग्री। क्यों, अगर आप 30 डिग्री का मान रखोगे तो आपका अलग हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूं। देखो जैसे आपका साइन 2a, ठीक है, यहाँ देखो मैं साइन 2a यानी कि मान लो मैं साइन रखता हूं, ठीक है, साइन 2a आप लोगों ने लिखा, ठीक है, ठीक है। तो और बराबर आपका 2 साइन ये, क्वेश्चन को नेट कर लेते हैं पहले। तो अगर आपने साइन 2a बराबर रखा, अगर साइन 2 इंटू a की वैल्यू 0 रखा तो यहीं में 0 मिल जाएगा, और यहां आप इस पर भी रख लो 2 साइन a पर 2 साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 पर ही सत्य होगा, तो यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, यदि कॉस स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये अब आप लोग लगाओ, ठीक है, इसको आप लोग लगा सकते हो कि नहीं, कि लगवा दें। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां साइन स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है, बराबर 1 में से आप 1/2 हटा लो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा ना, आधा ही बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि आप लोगों का यहां देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप लोग यहां सबसे पहले हम 9 कॉमन ले लो, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूं कि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है,
ये फॉर्मूला याद रखना सेक। तो सेक स्क्वायर ए के स्थान पर आप यही रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, और यहां हमारा माइनस टेन स्क्वायर ये है। यहां आपका ये कट जाएगा और 9 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 9 रहेगा आंसर। तो ये हमारा 9 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में लगवाऊंगा नहीं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो आप लोगों का यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण देखो बहुत ज्यादा आसान है, इसको मैं लगवाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो आप लोगों को, देखो आप लोग जैसे ये आप लोगों का ऊंचाई है, मतलब ऊपर का है। ठीक है, तो tan आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, तो वो आपका ऊंचाई है तो ये आपका ऑटोमेटिक लंब ही रहेगा, और इसकी छाया है नीचे, छाया है तो आधार रहेगा। ठीक है, ये 20√3, तो यहां से 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 आपकी वैल्यू हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा tan थीटा के। ये मैं आप लोगों को बाद में लगवा दूंगा, वैसे कुछ है नहीं। तो tan थीटा, और यहां से आपका tan थीटा यानी कि आपका यहां से जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री कैसे, देखो यहां आपका tan थीटा और यहां √3, तो यहां tan थीटा है और बराबर यहां √3 होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, tan 30 डिग्री, यहां tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 आएगा। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए बराबर होगा। अगर साइन ए पता है और कॉस ये पता कर लो तो आपका tan की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल ही आएगी। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर साइन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन ए जो है 4/5 है, तो आप कॉस ए में आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उसी से निकाल लेना। कॉस ए बराबर हमारा 3/5 हो जाएगा। तो कॉस जो होता है ना, कॉस बराबर होता है, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, इसी पर रख लेना, कॉस की वैल्यू निकल आएगी। अब tan यहां से क्या कर सकते हो, tan ए बराबर हमारा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस ए की वैल्यू आपका 3/5, यहां से 5 से 5 कट जाएगा, यहां से आपका आएगा 4/3 आंसर। ठीक है, बस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। इसके आगे के मतलब निर्देश आपका ये है त्रिकोणमिति के आगे के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हाँ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों को पूरी तैयारी कराने वाला हूं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।